नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश और बादल फटने से उत्पन्न आपदा ने बड़ा कहर बरपाया है। नंदानगर में लगभग 16 घंटे मलबे में फंसे एक व्यक्ति को आज सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे वहां उम्मीद की किरण जगी है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीम लगातार मलबे में फंसे लोगों को खोज कर बचाव अभियान में जुटी हुई है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने देहरादून मसूरी हाईवे पर एक अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण किया है, जिससे छोटे वाहनों को आवागमन के लिए काफी सहूलियत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आवागमन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि चमोली में लगभग 35 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, 20 लोग घायल हैं और कम से कम 14 लोग अब भी लापता हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी बचाव दल प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं और घायलों को अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से की जा रही है और मानसून के अंत तक सभी एजेंसियों को सतर्क रहने का आदेश दे दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जारी है। इस साल मानसून के दौरान अब तक 424 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 242 वर्षा जनित घटनाओं और 182 सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले हैं। लगभग 481 लोग घायल हुए हैं और 45 अब भी लापता हैं। राज्य के कई इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं घटित हुई हैं, जिससे कुल 606 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 503A भी शामिल है। कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में सबसे ज्यादा सड़कें बंद हुई हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब तक 228 बिजली ट्रांसफार्मर और 221 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे करीब 4,749 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो 1,604 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, जबकि 7,025 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। अब उत्तराखंड और हिमाचल में जारी इस आपदा के बीच प्रशासन और बचाव दल पूरी ताकत से राहत कार्यों में लगे हैं और जनता से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है और इस बार गुस्से की वजह बनी है ट्री 4 परीक्षा में महज 26,000 पदों की बहाली की घोषणा, जबकि सरकार पहले 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती का वादा कर चुकी थी। यही वजह है कि शुक्रवार को पटना कॉलेज से बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जबकि पुलिस प्रशासन ने पहले ही जेपी, गोलंबर और डाक बंगला जैसे संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था ताकि प्रदर्शन को रोका जा सके। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर सरकारी स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और पहले सरकार खुद इस संख्या की पुष्टि कर चुकी है, तो अब अचानक सिर्फ 26,000 पदों पर बहाली करने का निर्णय पूरी तरह से विश्वासघात जैसा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि जब टीआरई 3 में भी हजारों पद रिक्त रह गए थे, तो अब इतनी कम बहाली का क्या कारण है? और अगर सरकार वादा निभाने में असफल रहती है तो यह आंदोलन यही नहीं रुकेगा। उधर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हाल ही में ऐलान किया है कि टीआरई 4 की परीक्षा 16 से 19 दिसंबर 2025 के बीच होगी और परिणाम 20 से 26 जनवरी 2026 के बीच आएंगे। लेकिन पदों की संख्या को लेकर उठे सवाल ने परीक्षा से पहले ही विवाद खड़ा कर दिया है। अब अभ्यर्थी दो टुक कह रहे हैं कि अगर सरकार ने वादे के मुताबिक 1 लाख पदों पर बहाली नहीं की तो यह आंदोलन न केवल आगे बढ़ेगा बल्कि विधानसभा घेराव जैसे बड़े कदमों की ओर भी जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। ये शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन पटना में देखने को मिला है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी ये लगा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, बिहार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार की नस्ल और बिहार की फसल को खराब करने पर तुली हुई है। बिहार की नस्ल को वो नौकरी की जगह लाठी दे रही है। हाँ। बीपीएससी के छात्रों को मारा जाता है, बाकी अब क्या नाम जो अग्निवीर अभ्यर्थी हैं उनको मारा जाता है, जो लोग नौकरी मांगते हैं उनको नौकरी की जगह लाठी मिलती है। और जिस तरीके से बिहार की सरकार इस वक्त बेरोजगारों के ऊपर लाठी चला रही है, बिहार का बेरोजगार आने वाले समय में, चुनाव के समय में भाजपा की सरकार के ऊपर, भाजपा के और नीतीश कुमार के ऊपर वोट की लाठी चलाएगा। अच्छा सुरेंद्र जी, जिस तरीके से इन अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि पहले जब 1 लाख नियुक्तियों का भरोसा दिलाया गया था, तो अब क्या वजह है कि 26,000 भर्तियों की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है? और साथ ही साथ ये अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगों को यहाँ पर नहीं माना गया तो आने वाले समय में बिहार में और उग्र प्रदर्शन यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की तरफ से किया जाएगा। इस पर आपका क्या स्टैंड है सर? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हमेशा ही एक काम करती है कि जुमलेबाजी करती है। आपको 15 लाख रुपए अगर आपकी जेब में आ गए हो या आपके बैंक में आ गए हो तो हमें बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी का वादा था ना, नरेंद्र मोदी जी का ये वादा था कि 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष वो लोग देंगे। आज तक दिए हो तो बता दीजिए। उन्होंने ही वादा किया था कि किसानों को हम उनकी आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, लेकिन अगर आय दुगनी हो गई हो तो बता दे। हाँ, उनका कर्ज, उनका खर्च 3 गुना हो गया है। उन्होंने कहा था सारे लोगों के छत, मतलब सारे लोगों के सर पे छत दे देंगे 2022 तक, दिया हो तो बता दीजिए। 1 लाख नौकरियां दे देंगे बिहार के अभ्यर्थियों को कहा था, 26,000 नौकरियां निकाल रहे हैं। बाकी सारी नौकरियां कहाँ गई, कहाँ खाली इन्होंने, कहाँ समायोजन कर दिया इन लोगों ने, किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो बिहार का नौजवान तो इस बात का जवाब मांगेगा ना। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार की नस्ल और बिहार की फसल को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। और लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए सुरेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो समय समय पर जो तमाम जनसभाएं की जाती है या तमाम चीजें यहाँ पर बोली जाती है, उन चीजों को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि रोजगार के बेहतर अवसर यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर खोले जा रहे हैं और तमाम रोजगार के अवसर यहाँ पर सरकार मुहैया करा रही है। 74,000 सर्विसेज, 74,000 नौकरियों के चोर ये बात कहेंगे क्या? उन्हें शर्म नहीं आती? 1 लाख नौकरियां देने की बात थी, 26,000 की आप नियुक्ति निकाल रहे हैं। इसका मतलब 74,000 नौकरियों की चोरी की है ना आपने। तो अगर आप 74,000 नौकरियों के चोर हैं तो आप कैसे ये सब बोल सकते हैं? हाँ, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, प्रपंच करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और प्रीति, उनके संस्कार में है ये सब। अच्छा सुरेंद्र जी, आने वाले समय में आप किस तरीके से इन अभ्यर्थियों का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि अभ्यर्थियों के हम साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है, आपका क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? देखिए, हम लोग तो अपने वादे के पक्के हैं। हम लोगों ने कहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन लाएंगे, लेकर के आए। राइट टू फूड लेकर के कहा था आएंगे, राइट टू फूड लेकर के आए। राइट टू एजुकेशन कहा था लेकर के आएंगे, लेकर के आए। मनरेगा कहा था लेकर के आएंगे, लेकर के आए। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा था लेकर के आएंगे, लेकर के आए। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कहा था तो हम कर। उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में 5,70,000 नौकरियां दी थी बिहार के बच्चों को, जिसको नीतीश कुमार और भाजपा कहती थी कि नौकरियां क्या पेड़ में उगती हैं। तो जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5,70,000 नौकरियां दे सकते हैं तो अभ्यर्थियों को पूरा भरोसा है कि आने वाली सरकार जो इंडिया गठबंधन की होगी तो तेजस्वी यादव आकर के और कांग्रेस पार्टी आकर के इनको 1 लाख नौकरियां देगी। चलिए सुरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों का ये सैलाब उमड़ पड़ा और शिक्षक भर्ती को लेकर ये जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं और सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि जो वादा किया था उस पर खरा उतरे सरकार और 1 लाख भर्तियां यहां पर की जाएं। हालांकि सरकार की तरफ से 26,000 भर्तियों की बात यहां पर की जा रही है, जिसको लेकर इन शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को विपक्षी नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तुलना पानी से बाहर तड़पती मछली से कर दी। उन्होंने कहा कि ये तीनों नेता सत्ता की इतनी बुरी तरह भूख में है जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, लेकिन जनता उन्हें सत्ता देने के मूड में नहीं है और 2047 तक भाजपा ही मजबूती से देश की कमान संभालेगी। तो बहराइच में अपने दौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता न मिलने से मानसिक तनाव में है। उन्हें लगता है कि देश की सत्ता उनके परिवार की पैतृक संपत्ति है, मगर जनता ने उनका यह भ्रम पूरी तरह तोड़ दिया है। उन्होंने राहुल को अहंकारी करार देते हुए यह भी कहा कि पूरे देश में विपक्ष का कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं है जो स्वतंत्रता दिवस और उपराष्ट्रपति शपथ समारोह जैसे राष्ट्रीय आयोजनों से दूरी बनाए, जैसा राहुल करते हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे चुनाव आयोग पर राहुल द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल पूछा गया तो केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह वही हाल है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि जब उनके सारे दाव विफल हो जाते हैं तो वो संवैधानिक संस्थाओं पर ही उंगली उठाने लगते हैं। मौर्य ने याद दिलाया कि राहुल कभी एटम बम, कभी भूकंप और कभी हाइड्रोजन बम जैसी धमाकेदार बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो सब कुछ टाए टाए फिस हो जाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ एक्स हैंडल चलाना आता है, जमीन पर क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं होती, लेकिन जब गुंडों पर कार्रवाई होती है तो उन्हें दर्द होता है और अखिलेश उल्टे सीधे बयान देने लगते हैं। अब मौर्य का यह बयान आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष पर सीधा राजनीतिक वार माना जा रहा है।
मुंबई हाई कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। धमकी की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस और एटीएस की टीमें तुरंत हरकत में आई और कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक धमकी किसी ईमेल या मैसेज के जरिए नहीं दी गई थी। माफ कीजिएगा, धमकी किसी ईमेल या मैसेज के जरिए ही दी गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद हो सकेगी। इस बीच कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सतर्क कर दिया गया और वहां जाने वाले रास्तों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और दूसरी एजेंसियां भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि धमकी की गंभीरता को देखते हुए सभी एहतियाती कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं और यहां भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। वहीं कोर्ट की कार्यवाही को भी फिलहाल कुछ समय के लिए प्रभावित किया गया है ताकि जांच में कोई बाधा ना आए। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाएगा और दोषियों को जल्द पकड़ने के लिए साइबर सेल भी एक्टिव हो चुका है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे और कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और कोर्ट परिसर में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। उधर तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पहली राजनीतिक रैली ने सिर्फ सियासी हलचल ही नहीं मचाई बल्कि शहर की रफ्तार भी रोक दी, जिसके चलते मद्रास हाई कोर्ट को कड़ा संज्ञान लेना पड़ा और संज्ञान लेने के बाद अब अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दे दिया है कि राजनीतिक रैलियों को लेकर एक सख्त और स्पष्ट गाइडलाइन तैयार की जाए। दरअसल 13 सितंबर को विजय ने त्रिची में अपनी नई पार्टी तमिलागा वेत्री कजगम यानी टीवीके की पहली बड़ी रैली की थी, जो एयरपोर्ट से शुरू होकर कई जिलों तक गई और इस दौरान इतनी भारी भीड़ उमड़ी कि सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। अदालत में सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि रैली के चलते कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई थी। लोग पेड़ों और मोबाइल टावरों तक पर चढ़ गए थे और कई इलाकों में तोड़फोड़ तक की खबरें सामने आई थी। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है तो क्या आयोजकों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भीड़ को नियंत्रित रखें और आम जनता की तकलीफ का ध्यान रखें। अब हाईकोर्ट ने साफ किया कि राजनीतिक अभिव्यक्ति जरूरी है, लेकिन वो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि शहर की सामान्य जिंदगी ही थम जाए। और अब तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई तक ऐसी रैलियों के लिए जरूरी नियमों की एक गाइडलाइन बनाकर कोर्ट में पेश की जाए। फिलहाल इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि राज्य में होने वाली रैलियों पर कुछ नियंत्रण जरूर आएगा और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन कितनी सख्ती से इन नए नियमों को लागू करते हैं। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। उमर पर आरोप था कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई जमीन को छुड़वाने के लिए कोर्ट में फर्जी दस्तावेज लगाए और उन पर अपनी मां के नकली हस्ताक्षर कर दिए। इस मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद लखनऊ से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल उमर कासगंज जिला कारागार में बंद थे, लेकिन अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की संभावना बन गई है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी की अदालत में हुई, जहां उमर के वकील और सरकारी वकील दोनों की दलीलों को ध्यान से सुना गया और फिर कोर्ट ने जमानत देने का आदेश जारी कर दिया। यह मामला वैसे तो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद अंसारी परिवार को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। खास बात यह है कि कुछ ही दिन पहले उमर के बड़े भाई और विधायक अब्बास अंसारी को भी हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। जब 2022 के चुनाव में हेट स्पीच के मामले में फंसे अब्बास की विधानसभा सदस्यता कोर्ट के फैसले के बाद बहाल हो गई थी। ऐसे में अब जब उमर को भी जमानत मिल गई है तो माना जा रहा है कि अंसारी परिवार की कानूनी मुश्किलें फिलहाल थोड़ी थमती नजर आ रही हैं। हालांकि जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और आगे क्या होता है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।